हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज हम सिक्स क्लास के इतिहास का अध्याय 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, यानी हम जो एक शासक रहे हैं अशोक, उनके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन सिरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ये जो आप ये एक स्तंभ देख पा रहे हैं, ये इसमें शेरों के चित्र आपको दिख रहे हैं। जो एक लंबा इतिहास हमारा इनके बारे में रहा है, जैसे कि आप इनके चित्र को रुपए पैसों पर भी देखते हैं, शेरों के ये चित्र हैं। और जो ये मतलब ये जो शेर के चित्र है, ये पत्थर से काट कर बनाए गए हैं। और जो सारनाथ में एक विशाल स्तंभ है, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है, जिसे हम शेरों वाला स्तंभ भी कह सकते हैं। और इसके जो मतलब जिसने स्थापित कराया था वो थे अशोक। और अशोक से रिलेटेड ही हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानेंगे कि इस अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य का साम्राज्य क्या कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में भी मिलते हैं। यहाँ पे एक राजा हुए हैं अशोक, जो बहुत ही महान राजाओं में से एक है। इनके द्वारा ही इस स्तंभ को बनवाया गया था और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। इन अभिलेखों में क्या है ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो अशोक थे उनका साम्राज्य कैसा रहा है, क्या मतलब क्या क्या नीतियाँ इनके साम्राज्य में रही है, क्या कहा है इनके साम्राज्य में। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी जो स्थापना थी उनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने लगभग 2300 साल पहले की थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम कहें तो जो गुरु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया, वो उनके गुरु का नाम था चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। और कौटिल्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र में भी, जो अर्थशास्त्र नाम की जो किताब है उसमें भी हमें चाणक्य के बुद्धिमान होने की और उनके विचार मिलते हैं। इसके बाद है वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। जब एक ही परिवार के कई सदस्य, मतलब जैसे कि अब कोई राजा है, फिर उनके पुत्र राजा होंगे और फिर उनके पुत्र राजा होंगे, तो ये एक वंश प्रथा हम कह सकते हैं कि जो वंश होगा वही राजा बनेंगे। और यहाँ पे जो मौर्य वंश थे उनके 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। पहले हुए हैं चंद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त के जो बेटे थे बिंदुसार, और जो बिंदुसार के बेटे थे अशोक। और इस अध्याय में हम बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में ही पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, उन्होंने किस तरह ये अभिलेख स्तंभ के बारे में हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जैसे कि हम ये जो मानचित्र है इसमें भी हम देख सकते हैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों
और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरे हुए थे। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। यहाँ पे जो इनका साम्राज्य था, इनके साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। उज्जैन और तक्षशिला जैसे इनके जो नगर थे वो प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए आने जाने का एक प्रमुख मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन जो उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत से जाने वाले रास्ते में पड़ता था। और जो ये प्रमुख नगर थे, हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि शायद ये प्रमुख नगर में इनमें व्यापारी या फिर सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते होंगे, इसलिए शायद ये प्रमुख माने जाते थे। इसके बाद जो साम्राज्य के बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक के गांव बसे हैं, ये भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। मतलब कुछ इलाकों में पशुपालक और किसान भी थे जो गाँव में थे। और उसके बाद जो मध्य भारत का हिस्सा था वो जंगलों से भरा था, जिसमें जो फल फूल से अपनी जीविका चलाते थे वो लोग इन जंगलों में रहते थे। यहाँ पे आप ये देखिए जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, ये सारे साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम मतलब जहाँ पे अशोक के हमें अभिलेख मिले हैं, स्तंभों के अभिलेख मिले हैं, वो हम इस मानचित्र में देख सकते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये तक्षशिला है जो हमने प्रमुख नगरों में पढ़े हैं, और फिर ये उज्जैन है, और ये आप पाटलिपुत्र देख सकते हैं। ये मतलब जो साम्राज्य था इनका, अशोक का जो साम्राज्य था, ये इस साम्राज्य के प्रमुख नगर थे। इसके बाद ये जो आपको ये रेड कलर से जो आपको ये जैसे रामपुरवा, लोरिया, सारनाथ, कौशाम्बी, गुज्जर, मतलब बहुत सारे आपको ये जो मानचित्र में दिख पा रहे हैं, इन यहाँ से हमें इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं, ये जो साम्राज्य था इनका, इसमें अनेक अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो यहाँ पर हमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों की, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार के भोजन और उनके पहनावा था, जो उनकी भाषाएं थी, वो भी हम यहाँ देख सकते हैं कि वे लोग अलग अलग तरह से रहा करते होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षाओं के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। जो साम्राज्य होते हैं वो राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए सेनाओं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो राजा और सम्राट होते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इसमें जैसे सम्राट हो गए, राजा हो गए, तो दोनों की अगर हम तुलना करें तो राजाओं की तुलना में सम्राटों को ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसके बाद बड़ी संख्या में जो अधिकारी थे वो आसपास के इलाकों से कर इकट्ठा करते थे। इसके बाद साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। जो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट तथा राज परिवार का एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। यहाँ पे इनका साम्राज्य कैसा रहा है, जैसे कि मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में मतलब जो इसके अलग अलग हिस्से थे वहाँ पे अलग अलग प्रकार से शासन किया जाता था। और जो पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाके थे, वहाँ पर जो सम्राट था उसका सीधा नियंत्रण होता है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गांव शहर किसान थे, मतलब गांव में जो किसान थे या फिर शिल्पकार थे और पशुपालक थे, जो व्यापारी थे,
उनको राजा उनसे राजाओं ने कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। अलग अलग अधिकारी बना रखे थे कि आप कर को इकट्ठा करके लाएंगे, और जो इन आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। मतलब जो कर नहीं चुकाते थे उनको अधिकारी सजा देते थे। इसके बाद जो ये अधिकारी थे उनको राजाओं के द्वारा वेतन दिया जाता था। इसके बाद आते हैं संदेशवाहक। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेशवाहक से हम यहाँ पे मतलब है कि जो बातें होती थी राजा की, या फिर किसी अन्य राजा तक पहुँचाना होता था, या फिर किसी मंत्री से अन्य मंत्री की बात पहुँचानी होती थी, तो इसके लिए संदेशवाहक रखे जाते थे। इसके बाद राजा के जो जासूस अधिकारियों का जो मतलब जो कार्य करते थे, अधिकारी जो कार्य करते थे उन पर भी संदेशवाहक नज़र रखते थे। और जो सम्राट, राज परिवार और वरिष्ठ मंत्री थे जो, उनकी सहायता से सब पर नज़र रखते थे। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ मंत्री थे सत्ता में, मतलब राजा के पास जो वरिष्ठ मंत्री रहते थे उन पर मतलब वे मंत्री इन अधिकारियों पर नज़र रखते थे। इसके बाद आगे आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे अक्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों ने शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य था इसके आसपास के छोटे छोटे प्रांत भी थे, जैसे तक्षशिला या फिर उज्जैन जो इसकी प्रांतीय राजधानी थी। इन पर जो राजकुमार थे वो शासन करते थे। मतलब वहाँ का जैसे जो राजकुमार हुआ करते थे उन्हें गवर्नर बना के भेज दिया गया। तो जो मतलब हम कह सकते हैं कि इन जगहों पर अक्सर राजकुमार राज किया करते थे। इसके बाद वहाँ पे देखी गई है कि कुछ स्थानों पर स्थानीय परंपराएं भी, स्थानीय जो नियम हैं वो भी वहाँ के लोग माना करते थे। इसके बाद जो प्रादेशिक केंद्र थे, जो मतलब विस्तृत क्षेत्र थे, जो छोटे क्षेत्र थे, इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। मतलब यहाँ पे जो उनकी पहली प्योरिटी हम कह सकते हैं वो थी सिर्फ मार्ग और नदियाँ, ताकि आसपास के इलाकों में ये जा सके, उन पर ये लोग नियंत्रण रखते थे। इसके बाद आप पढ़ेंगे जैसे कि जैसे हमने पढ़ा कि ये लोग नियंत्रण रखते थे, तो आवागमन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो नदियों पर नियंत्रण रखते थे, मार्गों पर नियंत्रण रखते थे, तो इसलिए रखते थे ताकि एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ये आवागमन कर सके, संसाधन इकट्ठा कर सके, जिससे इन्हें भेंट भी मिलती थी। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। मतलब वहाँ पे कंबल अच्छे मिलते थे। और जो दक्षिण भारत था वहाँ पे सोने की और जो कीमती पत्थर थे उसके लिए प्रसिद्ध था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो संसाधन थे वो नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। नजराना यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे कि जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यहाँ नजरानों से कहा गया है कि नजराने उन्हीं लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से मतलब जो अलग अलग तरह की जो पदार्थ होते हैं, जैसे राजा के लिए कुछ जैसे कंबल प्रसिद्ध था, कंबल भेज दिए, या फिर जो सोने की कीमती वस्तुएं थी ये भेज दिए। तो ये लोग इसे अपनी स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी से राजा के लिए भेंट में देते थे। इसके बाद राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण इसमें दिया गया है।
यहाँ पे जो मेगास्थनीज के बारे में कहा गया है वो चंद्रगुप्त के दरबार में जो यूनानी राजा थे सेल्यूकस निकेटर, उसके राजदूत के रूप में ये रहा करते थे। और जो उस टाइम की मतलब जो राजा थे उस टाइम की उनकी जो नीतियाँ थी, जो उनके आप कह सकते हैं जो उनकी परंपराएं थी, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जैसे कि सम्राट जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था और फिर सोने की पालकी में ले जाया जाता था उन्हें। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डर डर रहते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब जो मेगास्थनीज है वो उसने सम्राट के बारे में सारी बातें कही है। जैसे वे जो शोभा यात्रा थी वो जश्न मनाते थे, पालकी में भी लोग जाते थे, सोने चांदी के अलंकृत हथियारों पर सवार होकर वे जाते थे। और इसमें जो हथियारबंद महिलाएं हैं, मतलब हथियारबंद जो महिलाएं हैं उनसे चारों ओर से घिरे रहते थे ताकि उन पे कोई हमला ना कर दे। उन्हें मृत्यु का डर रहता था। और फिर जो खाने की बात भी इसमें की गई है। खाना खाने से पहले जो उनके खास नौकर होते थे वो खाने को चखते थे। लगातार मतलब एक कमरे में नहीं सोते थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उन्हें मृत्यु का भय रहता था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पाटलिपुत्र है और जो आधुनिक पटना है उसके बारे में बताया गया है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए वन बसेरों से घिरा है। यहाँ पे जो पाटलिपुत्र है जो इसकी राजधानी थी और जो आधुनिक मतलब इस समय में पटना है, ये बहुत ही विशाल और खूबसूरत नगर था। विशाल प्राचीर से घिरा था और इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। द्वार आने जाने के लिए 2 और 3 मंजिले वाले घर इसमें बनाए जाते थे। ये लकड़ी की कच्ची ईंटों से बने होते थे। राजा का महल भी काठ से बना था जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। मतलब जो पत्थर पर नक्काशी से हम कह सकते हैं अलग अलग चित्र बनाना, उससे अलंकृत किया गया था। और चारों तरफ उद्यानों चिड़ियाओं के लिए रेन बसेरे थे। तो यहाँ पे हमने कैसे सम्राट का शासन था, कैसे वे रहते थे, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट। मतलब अशोक अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट कहे जाते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा अभिलेख थे उनके द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ये जो अशोक थे ये मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कहे जाते हैं। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जो अपनी बातें थी वो पहुंचाने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया था। और जो इनके ज़्यादातर जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा से मतलब था कि जो आसपास के लोग भाषा का प्रयोग किया करते थे। और दूसरा थे ब्राह्मी लिपि, इन 2 भाषाओं में ही इन्होंने अपने अभिलेख छपवाए थे। इसके बाद आप देख सकते हैं इस में कलिंग जो युद्ध हुआ था, इस कलिंग युद्ध के बाद ही मतलब जो अशोक थे उनकी जो मानसिकता थी वो बदल गई थी। तो इसमें जो ये आप देख रहे हो इसमें कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद इसमें जो वर्णन है वो यह है कि अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की थी। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए।
और इससे मुझे बहुत ही अपार दुख हुआ। मतलब कि कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बोला है कि कलिंग पर विजय तो मैंने कर ली और बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया, ज़्यादातर लोग मारे गए। इससे मुझे बहुत ही दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और सन्मण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगी संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों और मर्तकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या प्रियजनों को खो देते हैं। तो यहाँ पर अशोक ने अपने दुख को व्यक्त किया है कि ब्राह्मण भी सन्मन भी मारे जाते हैं, जो सगे संबंधी मित्र होते हैं वे भी मारे जाते हैं, और जिससे जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, जो उनके प्रियजन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। इससे मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। तो यहाँ पे जो अशोक थे वो ये कह रहे हैं कि मुझे इसका पश्चाताप है कि मैंने इतने लोगों को मारा है और उनके परिजनों को दुख दिया है, तो इसलिए मैं धर्म का पालन करूँगा और इसकी शिक्षा देने का निश्चय भी किया था। इसके बाद मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। यहाँ पर अशोक को जो पश्चाताप हुआ था, इसलिए उसने अपने जो मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो भी इन्होंने शिक्षा ली, धर्म का पालन किया, उन्होंने इसे एक अभिलेख पर उत्कीर्ण कराया था, ताकि उन्होंने बोला कि ताकि आने वाले भविष्य में मेरे बेटे या पोते कोई भी युद्ध ना करे। तो यहाँ पे जो इसमें दिखाया गया है वो यह था कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप का सामना करना पड़ा था। इसके बाद था अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये जो कलिंग का युद्ध है, यह उड़ीसा, मतलब जो ये कलिंग का तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो वर्तमान में उड़ीसा है, पहले वो कलिंग था। और कलिंग को जीतने के लिए जो युद्ध लड़ा था उसमें बहुत ही ज़्यादा युद्ध हानि, मतलब युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ था। इसलिए जो अशोक थे उन्होंने प्रण लिया था कि आगे भविष्य में मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। इसके बाद अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। इसके बाद जो अशोक थे, जो उनका धर्म था, वे मानते थे कि देवता की पूजा को में वे विश्वास नहीं रखते थे। जो वे बोलते थे कि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है उन सब में। जैसे पिता और बच्चों को अपने अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, तो मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और प्रजा को मतलब एक अच्छे रास्ते पर चलने का निर्देश देना चाहिए। और वे जो बुद्ध थे उनके उपदेशों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और वे बुद्ध के उपदेशों पर ही आगे चले थे। इसके बाद यहाँ पे हम एक ये मूर्ति देख पा रहे हैं। इस मूर्ति में यह उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर को, इस मूर्ति को देखा है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी से राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। मतलब यह जो मूर्ति है यह अशोक के टाइम की ही है और इसे पॉलिश और पत्थर जो वो उस समय में बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट पॉलिश और पत्थर की यह मूर्ति बनाई गई है। और यह वर्तमान समय में राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। और यह जो मौर्यकालीन स्तंभ था बिहार के रामपुरवा से हमें प्राप्त हुई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं ऐसी कई समस्याएं थी जिसने जो अशोक थे उनकी
अलग अलग समस्याएं संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ कुव्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो जगह जगह पर जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। अशोक को यहाँ पे लगा कि जो उनका जो साम्राज्य था उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, तो कभी कभी इनके बीच में टकराव भी होता था, और जो नौकर थे, दास थे, उनके साथ भी क्रूर व्यवहार होता था। जो आपस के पड़ोसी थे, परिवार थे, वो आपस में झगड़ते थे। तो अशोक को लगा कि इसके लिए मतलब इस ऐसे प्रजा को में मुझे नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने जो धम्म महामात्य थे, उनके नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, ताकि वे अलग अलग जगह जाकर क्षेत्रों में जाकर अपने मतलब जो धम्म की शिक्षा थी वो दे सकें। इसके बाद इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश के कई स्थानों और शिला स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अ- अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। यहाँ पे जो अशोक ने शिलाओं और स्तंभों पर भी अपने धर्म को खुदवाए थे। जो निर्देश दिए थे इन्होंने अधिकारियों को, वो दिए थे कि आप जो पढ़ नहीं सकते, जो लोग पढ़ नहीं सकते, इन अभिलेखों को मतलब जो उसने अभिलेख पर जो नियम खुदवाए थे, जो लोग इन्हें पढ़ नहीं सकते उन्हें आप पढ़कर सुनाएंगे और उन्हें इसकी शिक्षा देंगे। इसके बाद अशोक ने धर्म के विचारों को अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में भेजने के लिए, जैसे सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। इसके बाद उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। जो अशोक थे उन्हें जो प्रजा थी उनकी ज़रूरतों को पूरा करना था, तो उन्होंने इसके लिए सड़कें भी बनवाई, पानी के लिए कुएं भी खुदवाए, जो विश्राम गृह बनवाए। विश्राम गृह जो मतलब पैदल उस टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ताकि उनकी प्रजा को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए उन्होंने पानी के लिए कुएं खुदवाए थे, सड़कें बनवाई थी, विश्राम गृह विश्राम करने के लिए बनवाए थे, और जो मनुष्य और जानवर थे उनकी चिकित्सा की भी व्यवस्था अशोक ने करवाई थी। तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि वो जो कलिंग युद्ध हुआ था उससे इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इस बहुत ज़्यादा पश्चाताप का सामना इन्होंने कलिंग युद्ध से किया था। इसके बाद अपनी प्रजा को जो अशोक थे उन्होंने क्या क्या संदेश दिए थे। उन्होंने बोला था कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है। यहाँ पे जो अशोक है उन्होंने कहा है कि जैसे जो बच्चों का विवाह होता है जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बोला गया है कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है, मतलब ये सब किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग जो हमारी रीति रिवाज है, रीतियाँ हैं, उन्हें माने तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो यहाँ पे रीतियाँ थी उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों तथा शर्मों को दान दे। अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, और यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म का ज़्यादा नुकसान चाह रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो धम्म था उसकी शिक्षाओं के अनुसार यहाँ पे अशोक ने बोला है कि
इन रीतियों को मानने से मतलब इन अनुष्ठानों को करने से बेहतर है हमें रीतियों को फलदायी बनाना चाहिए। जो दास और नौकर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए और जो ब्राह्मण हैं उन्हें दान देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि धर्म की प्रशंसा करना या फिर दूसरे की धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म की प्रशंसा के लिए दूसरे की धर्म की निंदा मत करो, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए और यदि कोई किसी धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई कर रहा है तो वह वास्तव में धर्म का ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। ये दोनों ही बातें गलत है, ना ही हमें बुराई करनी चाहिए और न ही हमें अपने धर्म की बड़ाई करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अशोक के धाम हैं, यहाँ पे आप देखिए ब्राह्मणलिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मणी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। ये जो लिपियाँ थी ये ज़्यादातर जो हमें प्राप्त हुई है वो ब्राह्मणी लिपि में ही मिली है। जैसे कि आप ये कुछ लिपियाँ देख पा रहे हैं, आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी, बांग्ला, मलयालम और तमिल, ये ब्राह्मणी लिपि से ही है। इसके बाद आप ये कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। यह जो दीवार है यह चीन में है और इसे सबसे लंबी दीवार भी कहा जाता है। इसका जो उद्देश्य था, इसे चीन के जो सम्राट थे उन्होंने 2400 वर्ष पहले बनवाया था और जो इसको दीवार को बनाने के उद्देश्य थे वो यह था कि जो आसपास उत्तरी सीमा के जो पशुपालक थे उनसे उनसे रक्षा की जा सके। उसके बाद इसे करीबन 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। यह जो दीवार है यह 6400 किलोमीटर लंबी है। यह पत्थर और ईंट से बनी है। जो इसकी ऊपरी सतह है वह सड़क जितनी चौड़ी है जिस पे आसानी से मतलब चला जा सकता है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को उस वक्त में काम करना पड़ा था और यह 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर बुर्ज भी बनाए गए हैं ताकि इस पर निगरानी रखी जाए। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द देख रहे हैं जो हमने इस अध्याय में पढ़े हैं। साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धर्म। ये हमने इस अध्याय में शब्द पढ़ चुके हैं कि इनका क्या मतलब था। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ तिथियां हैं, जैसे कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी। हमने अभी पढ़ा 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी और जो इसके प्रमुख राजा हुए हैं जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक, जो जिसके बारे में हमने पढ़ा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण महान राजा रहे हैं। हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।